ब्लॉग का नया चैप्टर यानी चैप्टर 357 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें काफी सारी चीजें रिवील हुई हैं। लाइक टेडी की ड्रिबलिंग इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, फॉक्स और ईगो के बीच में रिलेशन क्या है, उनका पास्ट क्या रह चुका है, एंड हमें हिंट भी दी जाती है इंग्लैंड की टीम के एक ऐसी लिंक की जिसके के थ्रू इसागी इस मैच को जीतने वाला है, क्योंकि अभी तक इसागी को पता ही नहीं था कि एक ईगोलेस टीम को हराए कैसे, लेकिन इस चैप्टर में पता चल जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है ड्रिबलिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन देने से, क्योंकि ड्रिबलिंग काफी तरीके की होती है, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, लेकिन टेडी जिस तरीके की टेक्निक का यूज करता है ड्रिबलिंग करने के लिए वो है कटिंग इनसाइड, जिसमें कि प्लेयर काफी ज्यादा शार्प मूव्स के साथ अपोनेंट के काफी ज्यादा क्लोज आकर उनको चकमा देता है और सेंटर फील्ड की तरफ बढ़ता है। और ऐसा एक प्लेयर कई तरीकों से कर सकता है और जनरली एक एवरेज ड्रिबलर 2 से 3 वेरिएशन अपने पास रखता है चकमा देने के अपोनेंट को, बट टेडी नाइट He has 7 variations, एटलीस्ट इतने अभी तक देखे गए हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और यही एक मेजर रीजन है टेडी का न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 में इंक्लूड होने का। एंड यू विल बी शॉक्ड कि ईगो जो कि ज्यादातर प्लेयर्स को भाव भी नहीं देता, अपने ब्लॉक प्लेयर्स को तक नहीं देता भाव, इतनी सारी अकम्पलिशमेंट्स करने के बाद वो भी टेडी को एक मॉन्स्टर बोलता है और फॉक्स से पूछता है कि आखिर उसने इतना खतरनाक मॉन्स्टर क्रिएट करा कैसे, जिसपे ये खरगोश बोलता है इट वाज इजी, क्योंकि यंगस्टर्स जो होते हैं वो नोबडीज होते हैं, उनके बारे में कोई भी नहीं जानता, एंड दे आर लाइक व्हाइट कैनवास फिल्ड विद होप। इसलिए उन्हें कोई भी चीज सिखाना, उनका माइंडसेट क्रिएट करना, उनका एटीट्यूड शेप करना, ये सब कुछ काफी ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू अ प्लेयर जो कि 3-4 सालों से खेल रहा है और उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर सब कुछ शेप हो चुका है ऑलरेडी। इसलिए यंगस्टर्स को बस तुम एक ड्रीम पकड़ा दो और उस ड्रीम के पीछे भागने में उनको मजे दिला दो और उन्हें सोचने का मौका ही मत दो। That's it. You can totally control them और तुम उन्हें अपना पपेट बना सकते हो। अब फॉक्स को ये चीज बताने में गर्व तो काफी ज्यादा महसूस हो रहा था, लेकिन ईगो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए ये बोल देता है कि कितनी घटिया सोच है, यही रीजन है शायद जिसकी वजह से तुम फ्रांस से नहीं जीत पाए। जिसपे फॉक्स का दिमाग खराब और वो रिप्लाई में बोलता है तू कौन सा जीत गया बे, तेरी टीम भी तेरी तरह ही ट्रैश है। और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जो देख के अनरी सोच रही होती है कि ये 5 साल के बच्चे हैं या फिर एडल्ट्स, ये कैसे फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद फॉक्स रिप्लाई में बोलता है कि लगता है जिम्पाची हम दोनों कभी भी एक बात पे सहमत हो ही नहीं सकते, पहले भी ऐसा ही था अभी भी ऐसा ही है। जिसपे ईगो बोलता है ऑब्वियसली बिकॉज वी आर ऑयल एंड वाटर, और ऐसा तभी से है जब मैं एक एक्टिव प्लेयर था और तुम मेरे कोच थे। अब ये चीज मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मैं तो सोच रहा था ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खेले हैं, बट ये तो कोच निकला इसका। बट अब गौर करने वाली बात ये भी है कि ये बंदा काफी ज्यादा बूढ़ा सा लग रहा है ईगो के सामने, तो ये चीज सेंस भी बनाती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है साई की तरफ, जो कि मन ही मन सोच रहा था कि यार ये पूरी की पूरी टीम ईगोलेस है, और जब से मैंने ब्लॉक ज्वाइन करा है ईगो ही एक ऐसा मैट्रिक था जिसकी हेल्प से मैंने प्लेयर्स को कंपेयर करा और उनको हराने की कोशिश करी है। बट अब एक ऐसी टीम जिसके पास कोई ईगो ही नहीं है, उसको हम सब हराएंगे कैसे। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड लाइक फुटबॉल, इसमें बिना ईगो के कोई बंदा सरवाइव कर कैसे सकता है, और आखिर ये टीम यहाँ तक पहुंची कैसे बिना ईगो के, ये चीज इसागी को समझ में नहीं आ रही थी। ऊपर से इसागी ने जितने भी अपने अपोनेंट्स को हराया है उनकी ईगो को डिवोर करके ही हराया है, लेकिन अब ये सारे प्लेयर्स जिनके के पास ईगो ही नहीं है इनको वो डिवोर करेगा कैसे। स्पेशली टेडी जो कि वैसे ही खुद को एक पपेट बोलता है और खुद कोई भी डिसीजन ना लेके दूसरों पर डिपेंड रहता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार ये टेडी कुछ नागी की याद ही दिलाता है, जैसा कि वो स्टार्टिंग में था, क्योंकि नागी को रियो कंट्रोल करा करता था, यहाँ पे टेडी को उसका कोच यानी फॉक्स कंट्रोल कर रहा है। दैट्स व्हाई हाउ डू आई अटैक, हाउ डू आई ब्रेक थ्रू, व्हाट आर देयर वीकनेसेस, कुछ ऐसे ही सवाल इसाई के मन में घूमे जा रहे थे। और इसी के साथ मैच फिर से शुरू होता है इंग्लैंड के गोल के बाद, लेकिन अभी तक इसागी को इंग्लैंड की टीम को हराने का फाइनल मिसिंग पीस मिला ही नहीं था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसागी यूकीमिया को बॉल पास करता है और यूकीमिया तैयार हो जाता है अपनी ड्रिबलिंग के थ्रू सबके छक्के छुड़ाने के लिए, क्योंकि पिछले 55 डेज में जो ट्रेनिंग हुई थी ना सारे प्लेयर्स की, उस दौरान यूकीमिया को टास्क दिया गया था एआई जुत्सु सीखने का, जिसमें कि बेसिकली एक प्रिंसिपल को ढंग से मास्टर करना रहता है, जो कि है स्टिलनेस एंड मूवमेंट। और ये चीज काफी ज्यादा फास्ट करनी रहती है, लाइक यूजिंग कटाना, क्योंकि टारगेट पे फोकस करने के दौरान तो यूजर को बिल्कुल स्टिल रहना पड़ता है,
फोकस करने के लिए और अटैक करने के लिए फास्ट मूवमेंट चाहिए। और इसी प्रिंसिपल को मास्टर करने के लिए यूकिमिया को अपनी मसल्स और अपनी सेंसेस को ट्रेन करना था, जो कि उसने किया भी। और वही चीज वो इस मैच में शो करता है, क्योंकि जब अपोनेंट अचानक से सामने आता है तो यूकिमिया अचानक से रुक जाता है और जैसे ही उसे एक ओपनिंग मिलती है वो अपनी तेज मूवमेंट का इस्तेमाल करता है। अब 1-on-1 में पहले ही यूकिमिया को कोई डिफीट नहीं कर सकता था और अब अपनी 55 डेज वाली ट्रेनिंग के बाद तो कोई भी नहीं कर सकता। और ये चीज सामने वाली टीम जानती थी, यानी इंग्लैंड के प्लेयर्स। इसलिए एक साथ 3 इंग्लैंड के प्लेयर्स यूकिमिया से बॉल स्टील करने की कोशिश करते हैं, जिस पे यूकिमिया काफी खुश, क्योंकि उसे डिफीट करने के लिए इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को 3 प्लेयर्स डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो खुद भी जानता था कि वो 3 प्लेयर्स को चकमा नहीं दे सकता, That's why he passes the ball to Zenitsu, क्योंकि यूकिमिया को रोकने के चक्कर में जेनेत्सु फ्री हो गया था। उसके सामने कोई भी इंग्लैंड टीम का प्लेयर नहीं था और क्योंकि जेनेत्सु काफी ज्यादा फास्ट था और अपनी 55 डेज की ट्रेनिंग में और भी ज्यादा फास्ट हो चुका है, स्पेशली फॉर 100 मीटर डिस्टेंस, तो वो तुरंत ही गोल के काफी पास पहुंच के डिफेंडर्स को बिना मौका दिए गोल करने की कोशिश करता है। और डिफेंडर्स रोक भी नहीं पाते, वो तो गोल ही था जिसने बॉल रोक ली। अब यहाँ पे भले ही गोल नहीं हो पाता, लेकिन ईसाई के अंदर एक होप जरूर जाग जाती है कि सामने वाली टीम फ्रांस की टीम की तरह नहीं है, जो कि गोल तक पहुंचने भी ना दे। दिस टीम यानी इंग्लैंड की टीम को अगर वो ढंग से ट्राई करे तो हरा सकते हैं, और जिस इंग्लैंड की वॉल को वो अनब्रेकेबल समझ रहे थे उसको वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ईगो की स्ट्रेटेजीज काम कर रही हैं और पिलॉक का फॉर्मेशन जो है वो भी वर्क कर रहा है। खैर, इसके बाद बॉल वापस फेंकी जाती है मैदान में। इंग्लैंड अपना काउंटर फिर से शुरू करता है, विच स्टार्ट्स विद आगी, जो कि बॉल को अपने कंट्रोल में लेता है। एंड हम देखते हैं कि इंग्लैंड के प्लेयर फिर से वही बड़बड़ा रहे थे, 0-1 एंड 1-infinity। लेकिन इतने में ही आगे को रोकने पहुंच जाता है कराजू, क्योंकि कराजू को पता था ये पूरी की पूरी टीम ईगोलेस है, तो खुद तो गोल करने की कोशिश करेगी नहीं, दूसरों को पास ही करेगी। और पास करते हुए गोल के काफी क्लोज पहुंचने के बाद टेडी को गोल करने का मौका देगी। यही इनका प्लान होगा। लेकिन आगे इस प्लान के बिल्कुल अपोजिट में चला जाता है। वो किसी भी प्लेयर को पास नहीं करता और खुद बॉल के साथ ब्लॉक के गोल की तरफ बढ़ने लगता है। और ये चीज ब्लॉक के प्लेयर्स को तो शॉक करती ही है, साथ ही साथ इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी शॉक कर देती है। इनफैक्ट इंग्लैंड के कोच यानी फॉक्स को भी शॉक कर देती है। वो काफी चढ़ जाता है इस चीज से। लेकिन सही टाइम पे कियोरा आ जाता है और उस बॉल को वापस ब्लॉक के कंट्रोल में फेंक देता है। और इस बॉल को जो प्लेयर रिसीव करता है वो था आईक्यू। अब ये चीज काफी सिंपल लग रही होगी, लेकिन ईसाई की नजर में ये चीज सिंपल नहीं थी, क्योंकि जिस टीम को वो ईगोलेस समझ रहा था उस पूरी टीम में एक बंदा है जिसके की अंदर ईगो है, बस वो शो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ होल टीम। और इसी के साथ ब्लॉक का काउंटर शुरू होता है और इसागी ये डिसाइड करता है कि वो इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा एंड ही विल डिवोर हिम। दैट्स हाउ ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें अच्छा लगा, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसे चैप्टर आते हैं जिसमें पास ही होती रहती है बॉल, कुछ नया देखने को मिलता नहीं। बट दिस वॉज डिफरेंट, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इनडायरेक्टली ये शो करा गया है कि इंग्लैंड की पूरी टीम भले ही एक पपेट की तरह है, बट आगे जो कि नियो ईगोइस्ट लीग में आया था और ब्लॉक के प्लेयर्स के साथ मिलकर खेला था, अगेंस्ट में खेला था और उसने ईगो को काफी करीब से देखा था, तो सिर्फ कुछ हफ्तों में ही वो भी ब्लॉक के माइंडसेट से करप्ट हो चुका है। एंड आई एम श्योर इस मैच के एंड होते होते सारे के सारे प्लेयर्स अपने ईगो के अकॉर्डिंग खेलने लगेंगे इंग्लैंड की टीम के। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे लगता है, बाकी तुम लोगों को क्या लगता है लेट मी इन कमेंट्स। और मुझे ये भी लगता है कि शायद अगले चैप्टर या फिर उसके अगले चैप्टर में हमें ब्लॉक का एक गोल भी देखने को मिल जाएगा। कौन करेगा ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन है इस चीज के बारे में तो यही मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।